आइए दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस YouTube चैनल पे। यदि आप भी 20 फरवरी का साइंस का पेपर देने वाले स्टूडेंट है और आपकी जो है बोर्ड परीक्षा 2024 में 20 फरवरी की हो रही है साइंस की, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हुए हैं विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ से आपको बता दें तो इस वीडियो के द्वारा आपको 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सही उत्तर आपको OMR शीट में देना है, जिनके लिए आपका निर्धारित समय आपके पास दिया जाएगा 2 घंटे 45 मिनट, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी कवर किया जाएगा। तो एक छोटी सी लाइन है आप लोगों के लिए कि कहा जाता है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। क्या कहा जाता है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें हासिल होती है, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो बिल्कुल अब जो आपकी समय बीत गया उस पर रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। बचे हुए समय में अगर तैयारी करना चाहते हैं बहुत अच्छे, तो इस तरह का वीडियो आप लोग मिस नहीं करिएगा। इस तरह की वीडियो अगर मिले तो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए हम एक रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों के लिए, जो करना बहुत छोटा काम है। यदि इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के आपके लिए हमेशा वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए आज के वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो बिल्कुल एक एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा जो भी प्रश्न ले आया गया है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है और नए प्रश्न है। तो चलिए हम एक नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस, खूब ध्यान से सुनना है और समझना है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या हो सकती है? अधिक हो सकती है या कम हो सकती है या अपवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं हो सकती है। तो याद रखना है कि जब भी पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा की अपेक्षा बात किया जाए ना, तो यह क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी इस प्रश्न की जो सही उत्तर है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है, खूब ध्यान से सुनना है। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है, यानी H2O में CO2 गैस को जब H2O में घोला जाता है, यानी मान लीजिए कि CO2 गैस को क्या किया जा रहा है, तो H2O के साथ क्या किया जा रहा है? मिलाया जा रहा है। तो विलयन का pH क्या हो सकता है? विलयन का जो pH है वह क्या हो सकता है? तो याद रखना है कि यहाँ ऑप्शन 7 से अधिक दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और 7 से कम, और इनमें से कोई नहीं। तो याद करके रख लेना है कि जब भी आपको CO2 गैस को पानी में मिलाया जाता है तो इस विलयन का जो घोल होता है ना, उसका pH 7 से कम, यानी अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि इस वीडियो को आप फुल वॉच करते हैं तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में साइंस का ऑब्जेक्टिव पेपर में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है। विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है CaOH का होल 2, ऑप्शन बी दिया है CaOCl और ऑप्शन सी दिया है CaOCl2। ठीक है, और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा CaCl2, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर है। फिर से एक बार और सुनेंगे कि विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या होता है, तो CaOCl2। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए एक एक प्रश्न को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि एक एमीटर का परिसर यानी रेंज 0.3 एम्पियर और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर के अल्पमांक क्या होगा? तो इस 4 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी अर्थात 0.01 एम्पियर होगा। कितना होगा? 0.01 एम्पियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल नए नए प्रश्न है। आप लोग बाकी जो प्रश्न यूट्यूब के द्वारा देखते हैं उस प्रश्न से हट के है, क्योंकि नए पैटर्न के द्वारा एग्जाम हो रहा है, तो नए नए प्रश्न भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। दिया हुआ 5 नंबर प्रश्न की एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो तत्व का नाम बताना है कि तत्व आपका Na यानी सोडियम होगा, Mg यानी मैग्नीशियम होगा, Cu यानी कॉपर होगा और K यानी पोटेशियम होगा। इन चारों में से कौन सा तत्व होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कॉपर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से आप अगर सपोर्ट
सपोर्ट करते हैं तो आप लोग के लिए वीडियो लाने के लिए हम लोग की भी इच्छा होती है। तो चलिए हम 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। ग्लूकोज जो होता है उसमें कार्बन के कितने अणु होते हैं, 3 अणु होते हैं या 4 अणु होते हैं या 5 अणु होते हैं, 6 अणु होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह 6 अणु होते हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल आपका क्या है, सही उत्तर यानी करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ प्रश्न है कि भ्रूण को माँ के रुधिर से, खूब ध्यान से प्रश्न सुनना है, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम क्या कह सकते हैं, अंडवाहिका कहते हैं या अंडाशय कहते हैं या प्लेसेंटा कहते हैं, इनमें से सभी कहते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है प्लेसेंटा है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बार और हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम क्या कह सकते हैं, तो प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है, यानी विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका जो है शारीरिक अभिकल्प जो है उत्तम है। तो जीवाणु ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मकड़ी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मछली और ऑप्शन डी में दिया हुआ है चिंपैंजी। तो 8 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह चिंपैंजी होगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी नीचे दी गई जो अभिक्रिया है उसके लिए कौन सा कथन जो है सत्य है। तो याद करके रख लीजिएगा कि यहाँ अभिक्रिया दिया हुआ है कि ZnO यानी जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हम अगर मिलाते हैं, संयोग कराते हैं, तो यह जिंक और क्या होता है, कोबाल्ट बनता है, ठीक है, यानी CO बनता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है, तो यह अभिक्रिया जो है कार्बन उपचयित हो रहा है। क्या है, कार्बन उपचयित हो रहा है, इसलिए यह कार्बन उपचयित क्रिया हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। जब कोई भी धातु जो है जल के साथ यानी H2O के साथ अगर अभिक्रिया कर रही है तो कौन से गैस उसमें से है उत्सर्जित यानी बाहर निकलेगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑक्सीजन, बी में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और सी में दिया है हाइड्रोजन और डी में दिया है नाइट्रोजन। तो 10 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का मतलब है कि आपका H जो है गैस के रूप में क्या होगा, उत्सर्जित होगा यानी बाहर निकलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है तालाब, ऑप्शन बी में दिया हुआ है फसल क्षेत्र, ऑप्शन सी में दिया हुआ है झील और ऑप्शन डी में दिया हुआ है जंगल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी अर्थात झील हो जाएगा। फिर से एक बार और हम लोग प्रश्न सुनेंगे। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, तो यह जो ऑप्शन सी अर्थात झील सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि तत्व X और एक Cl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक उच्च है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए किस तत्व के वर्ग के समूह के अंतर्गत होगा। तो थोड़ा सा प्रश्न लॉन्ग है, लेकिन इस तरह के प्रश्न को आप लोग कन्वर्ट कर दिएगा कि हम बना सके। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो बता देते हैं कि मैग्नीशियम होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या। देखिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और एक एक प्रश्न नए नए हैं, क्योंकि आप लोग अदर वीडियो जो देखते हैं अलग यूट्यूब चैनल वाले को, तो वो जो होते हैं बहुत सारे फेक होते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आप लोग बार बार पढ़े होते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको जो भी प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है बिल्कुल नए नए प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो आप पूरा वॉच करते हैं, शुरू से अंत तक देखते हैं, तो आपका जो है बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नाइट्रोजन के द्विपरमाणु क्या है, नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा अबंध होगा। नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा अबंध होगा, एक अबंध होगा या द्वि अबंध हो गया, त्रि अबंध हो गया या इनमें से कोई नहीं होगा। तो 13 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह त्रि अबंध। क्या है, त्रि अबंध, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात जो होती है उसमें प्रकाश की चाल कितना होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी यानी पादप में जाइलम का क्या कार्य है, यह पूछा जा रहा है।
15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा जल का वाहन, यानी पादप में जो जाइलम उत्तरदायी होती है किसके लिए होती है, जल के वाहन के लिए, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे, दिया हुआ है निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, यानी निम्नलिखित में किसे जो है कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो 16 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है एटीपी। क्या है, एटीपी जो है कोशिका का ऊर्जा के मुद्रा के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 17 नंबर प्रश्न। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो अगर आप मिस करते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न छूट जाएगी। ठीक है, 17 प्रश्न देखेंगे कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पत्तियों जो होती है उसमें गैसों का आदान प्रदान यानी निकलना और बाहर जाना और अंदर और बाहर होना या किसके कारण होता है, कहाँ से होता है। तो 17 प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र एक छिद्र होता है, इसलिए 17 प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं और देखते हैं 18 प्रश्न दिया हुआ है। 18 प्रश्न कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से जो है रक्त यानी खून को, रुधिर को संपूर्ण यानी पूरे शरीर में पंप किया जाता है, यह किसके द्वारा होता है, कार्य जो है किसके द्वारा संपन्न होता है। तो याद करके रखना है कि निलय के द्वारा, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 19वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा पादप हार्मोन जी है जो है पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो 19 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। क्या है, एब्सिसिक जो अम्ल होता है वह पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए 19 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, यह किसके कारण होता है। तो ऑप्शन बी यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, इसलिए 20 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी जड़ का अधोगामी वृद्धि जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अगले प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है वह किसकी भाग होता है, यानी किसकी हिस्सा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वह याद रखिएगा कि मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होता है। किसका, मध्य मस्तिष्क, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में जो है कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो 22 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात चबाना। चबाना जो है आपका अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर प्रश्न क्या है। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा होता है। तो 23 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कहाँ होता है, तो ईस्ट में होता है। कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। याद कर रखना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा कहाँ होता है, तो ईस्ट में होता है, इसलिए 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन बी है। बिल्कुल एक एक प्रश्न को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो अगर आप मिस करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में नंबर कम आ जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न देखेंगे 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। शुक्राणु याद रखना है कि 9 युग्मों में पाया जाता है, लेकिन शुक्राणु का निर्माण जो होता है वह कहाँ होता है। तो याद करके रखना है कि शुक्राणु का जो निर्माण होता है वह वृषण में होता है, इसलिए 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि पुष्प का कौन सा भाग जो है फल बनाता है। पुष्प का कौन सा भाग है फल बनाता है। तो याद कर रखना है कि पुष्प का जो है अंडाशय भाग जो होता है वो आपको क्या बनाता है, फल बनाता है, इसलिए ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ, गोलीय दर्पण के जो परावर्तन पृष्ठ होता है यानी भाग होता है कि वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार जो सीमा होता है उसकी व्यास क्या कहलाता है। तो 26 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है, इसलिए इसका प्रश्न का सही उत्तर जो है 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी
है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm। निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, तो 32 cm है। तो 27 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है 16 सेंटीमीटर, यानी प्लस 16 सेंटीमीटर जो है इसकी वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो 32 सेंटीमीटर दिया है। इसलिए ऑप्शन जो है 27 का सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे और 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब जो है आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन जो है ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगी। तो 28वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 29वें प्रश्न दिया हुआ है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश के किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश के किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, वह होता है कॉर्निया की बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ होता है यह, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 30वां प्रश्न दिया हुआ है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश जो है वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक क्या करता है, प्रबलता से प्रकीर्णित करता है, अधिक प्रकीर्णित करता है। तो 30 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन डी अर्थात नीला रंग, यानी 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। तो इस वीडियो में हम कोशिश किए हैं कि 1 से 30 ही प्रश्न बता पाए, क्योंकि ज़्यादातर वीडियो लॉन्ग होने पर आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस तरह की वीडियो और चाहे तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता दीजिए। इस तरह की वीडियो आपके लिए रोज सुबह और शाम दोनों समय मिलते रहेगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।